डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग डिजिटल कॉलोनिज्म को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये टॉपिक आपके जनरल स्टडीज पेपर 3 से रिलेटेड है और जनरल क्वेश्चन आपका बन सकता है कि डिजिटल कॉलोनिज्म जो आप डिजिटल उपनिवेशवाद से समझते हैं, इसके क्या आपके दुष्परिणाम हो सकते हैं किसी देश के लिए, या ऐसी समस्याओं से कैसे निपटा जाए। तो ये आपके यूपीएससी के मेंस में, बीपीएससी के मेंस में या यूपीपीसीएस के मेंस में आ सकता है। तो हम लोग पहले समझेंगे डिजिटल कॉलोनिज्म क्या है और इसके कारक क्या क्या हैं, साथ ही साथ में इसके दुष्परिणाम क्या क्या हैं और कैसे इसमें सुधार किया जा सकता है। तो हम लोगों का जो समझने का प्रक्रिया रहेगा वो ये रहेगा कि डिजिटल कॉलोनिज्म क्या आपका है, डिजिटल उपनिवेश क्या वाद क्या होता है, दूसरा इसके फैक्टर्स क्या क्या है, कारक क्या क्या है, तीसरा इसके आपके शॉर्ट कमिंग्स या इसके जो आपके कहा जाएगा कि दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हाउ इट कैन अफेक्ट द इकोनॉमी और सॉवरेनिटी ऑफ अ कंट्री। तो शॉर्ट कमिंग्स आप देख सकते हैं, इसके क्या क्या चुनौतियां हैं या चैलेंजेस क्या क्या हैं आप देख सकते हैं, चुनौतियां आप देख सकते हैं इसके, और कैसे इसमें हम सुधार करेंगे, कैसे हम ऐसी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो इसका समाधान भी हमें जरूरी है कि कैसे हम डिजिटल कॉलोनिज्म के समस्याओं से निपटेंगे। तो ये समझना है। देखिए, जैसे आपका उपनिवेशवाद पहले से चला आया, कॉलोनिज्म का जो कंसेप्ट है कि हम बड़े लंबे समय तक अंग्रेजों के 200 सालों तक उपनिवेश रहे, कॉलोनी बन के रहे और हमारा एक्सप्लॉयटेशन लगातार उन्होंने किया, आर्थिक रूप से और मनोवैज्ञानिक और कहा जाएगा सामाजिक रूप से आपका शोषण किया। उसी प्रकार आप कह सकते हैं कि तकनीकी का जब उपयोग करके, डिजिटल साधनों का, संसाधनों का, सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अगर आप किसी देश के संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, उनके देश के लोगों के डाटा को मिस यूटिलाइज कर रहे हैं, मिस एप्रोप्रिएट कर रहे हैं, उनसे जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, उनके निजता के अधिकार का हनन कर रहे हैं और साथ ही साथ में देश की जो सीमित संप्रभुता है उस पे भी आप दुष्परिणाम डाल रहे हैं। तो यही डिजिटल कॉलोनिज्म आप कहिएगा, डिजिटल उपनिवेशवाद आप कह सकते हैं। ये उपनिवेशवाद का ही एक बदलता स्वरूप है जो आजकल तकनीकी युग में आप देख सकते हैं। कृत्रिम जो आपके बुद्धिमत्ता है, एआई के माध्यम से, बिग डाटा के कंसेप्ट से सारी बातें आपके सामने आती हैं। तो डिजिटल कॉलोनिज्म क्या है? डिजिटल कॉलोनिज्म आप सिंपली समझ सकते हैं कि यूज ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यूज ऑफ मशीन्स, यूज ऑफ सेमीकंडक्टर्स, यूज ऑफ जो वायरलेस इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो आप एक तरह से कह सकते हैं कि सिंपली जो आपके टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो नॉर्दर्न कंट्रीज हैं, जो उत्तरी देश हैं, ये दक्षिण के देशों का, उनके जो डाटा कहा जाएगा, उनका जो एक तरह से सूचना का जो माध्यम है, उन पे प्रभुत्व जमाना, इसी को आप डिजिटल कॉलोनिज्म परिभाषित कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा आपका प्रक्रिया है जिसमें तकनीकियों के गुणवत्ता के आधार पे, तकनीकियों के जानकारी के आधार पे, उनकी एक तरह से कहा जाएगा कि क्षमता के आधार पे आप किसी का दोहन कर जाएं, किसी का शोषण कर जाएं, तो ये आपके कॉलोनिज्म कहलाएगा, डिजिटल कॉलोनिज्म आपका कहलाएगा। अब इसमें आपको समझना है कि इसके एक तरह से कारक क्या क्या हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स जो कि डिजिटल कॉलोनिज्म को आगे बढ़ाते हैं। तो ये अगर आप देखिएगा तो पहला कारक आपका है जो आप देख सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो तकनीकी आपके संस्थाएं हैं, वो लार्जली आपके आइदर दे आर विथ अमेरिका और दे आर विथ चाइना। अभी तो आप टॉप 100 अगर ग्लोबल कंपनीज देखिएगा
तो उसमें से लगभग 70 से 80 कंपनियां आपकी अमेरिका की निकल के आएंगी। 10 से 15 आपके चाइना के आसपास, कुछ जर्मनी की, कुछ फ्रांस की, कुछ यूके की, भारत की भी 4-5 कंपनियां निकल के आएंगी। तो उसमें अगर आप देखिएगा तो जो तकनीकी आपका डोमिनेशन है, प्रभुत्व है, ये बेसिकली आप देख सकते हैं किन देशों के पास है। ये आपके अमेरिका, चाइना और इसी के तरह कुछ और देश हैं जो डेवलप्ड, हाईली डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी है, जिसके चलते वो दूसरे देशों से सूचना प्राप्त करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कितनी बड़ी कंपनियां हैं विश्व की तकनीकी से रिलेटेड, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, या आप देख सकते हैं कि एप्पल हो गया जो मोबाइल से रिलेटेड आपके हैं। ये सारी बड़ी कंपनियां अमेरिका के ही हैं और उसके चलते वो बड़े सारे देशों पे प्रभुत्व जमाने की क्षमता रखता है। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल डोमिनेशन की वजह से आप डिजिटल कॉलोनिज्म को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा, जो आर्किटेक्चर है, जो आपके एक तरह से देख सकते हैं कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस आपके जो आर्किटेक्चर पे काम करते हैं, जो कि आपके जिस पे कहा जाएगा कि आपके सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं, हार्डवेयर डेवलप किए जाते हैं, इसमें भी प्रभुत्व आपके इन्हीं देशों का देखने को मिलेगा। और बड़े सारे जो आपके एक तरह से बड़ी कंपनियां हैं वो क्या करती हैं, वो आपके जो कहा जा सकता है कि जो सॉफ्टवेयर है वो कहती हैं कि ओपन सोर्स नहीं है, इसको अगर आपको यूज करना है तो आपको मनी ट्रांसफर करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। साथ ही साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि वो आपके सबके यूज के लिए नहीं। जैसे एप्पल का आप मोबाइल देखिएगा तो कुछ ही उसके प्ले स्टोर में आपके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो सकते हैं, उन्हीं का केवल उपयोग कर सकते हैं जो आपका वो चाहते हैं। तो एक तरह से जो संरचना का उपयोग किया जा रहा है वो इन्हीं के द्वारा नियंत्रित होता है, जिसको आप कह सकते हैं आर्किटेक्चर पे नियंत्रण, कंट्रोल ऑन आर्किटेक्चर। ये भी एक मुख्य कारण है जिसके वजह से डिजिटल कॉलोनिज्म को आगे बढ़ाया जाता है। तीसरा बात आप देख सकते हैं कि इसी आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करके डिजिटल सर्विलेंस भी किया जाता है, डिजिटल निगरानी भी किया जाता है, जिसको आप अगर देखिएगा तो कई सारे रिपोर्ट में बातें आई हैं सामने। 2014 में एक खुलासा हुआ कि कैम्ब्रिज एनालिटिका एक कंपनी है जिसको फेसबुक ने अपने डाटा ट्रांसफर किए थे इंडियंस के, जिसके चलते वो हमारे चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास आपका किया था। इसी तरह से जोसेफ स्नोडेन है जो अमेरिका के CIA के लिए भी काम किए हैं और उनके डिफरेंट जो भी आपके कहा जाएगा कि सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके लिए भी काम किए हैं। उन्होंने खुलासा किया था कि अमेरिका क्या करती है, अमेरिका विश्व के जितने भी आपके बड़े लीडर्स हैं सबके ऊपर निगरानी करती है। उन्होंने ये 2008-9 के आसपास की बात उन्होंने बताया कि अमेरिका प्रिज्म प्रोग्राम, सर्विलेंस प्रोग्राम के थ्रू क्या करता है, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी निगरानी करता है। उससे मनमोहन सिंह थे, माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे उस समय। इसी तरह से आप देखिएगा ब्राजील के लुला डी सिल्वा थे और जर्मनी की एंजेला मर्केल थी। इन सब लोगों की फोन टैपिंग हो रही थी, इन सब लोगों की जानकारी अमेरिका लेने का प्रयास कर रहा था। इस बात से भी आप समझ सकते हैं कि जो गालवान वैली में हमारे और चाइना के बीच में जो एक नोकझोंक हुई उसमें कितने सैनिक चाइना के मारे गए, कितने सैनिक भारत के मारे गए, क्या आपका सारा एक तरह से हिंसा हुआ, उसकी जानकारी ना तो इंडिया स्पष्ट दे पाई ना चाइना ही दे पाई। उसकी जानकारी अमेरिका ही दे रही थी कि इतने चाइनीज सैनिक मारे इंडियन ने, इतने इंडियन सैनिक मारे गए। यूक्रेन और रसिया की लड़ाई शुरू होने वाली थी, उसके पहले ही अमेरिका ने बता दिया कि रसिया अब अटैक करने वाला है। तो ये ईरान और आपके एक तरह से इजराइल पे जब ईरान अटैक करने वाला था उसके पहले ही अमेरिका ने बता दिया इजराइल को कि आप पे अटैक होने वाला है ईरान से। ये कैसे पॉसिबल है? दिस इज ऑलवेज ओनली पॉसिबल थ्रू डिजिटल सर्विलेंस। ये निगरानी करते हैं, डिजिटल सर्विलेंस करते हैं, पूरे विश्व की जानकारी इकट्ठा करने की सक्षमता रखती हैं अमेरिका की कंपनियां। ये भी बात आप देख सकते हैं। फिर आपका क्या है, यहां पे टेक्नोलॉजी का हेजीमनी है।
टेक हेजीमनी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि तकनीकी में इनका एकाधिकार है और इस एकाधिकार का, मोनोपोली का ये मिसयूज करती हैं। भारत जैसे देश जिनके मैक्सिमम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आपके अमेरिका में काम करते हैं और ये अमेरिकन कंपनियों के लिए काम करते हैं, तो हम लोग अपने सर्विसेज भले उनको एक्सपोर्ट करते हो, लेकिन अल्टीमेटली जो हार्डवेयर है, जो फिनिश प्रोडक्ट है, जो आपके एक तरह से कहा जाता है कि जो सर्च इंजन्स हैं, जो आपके एक तरह से आप ये भी देख सकते हैं कि कंप्यूटर्स हैं, वो सब हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो जो फाइनल प्रोडक्ट है वो एक्चुअली में इंडिया इंपोर्ट कर रहा है। अभी भी हम रॉ मटेरियल की सप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि हमने ब्रिटिश कॉलोनिज्म के समय किया कि हम कॉटन को देते थे और फिनिश्ड गुड्स जो कपड़े होते थे वो वापस हम अपने देश में इस्तेमाल करते थे। उसी तरह से हमारे इंजीनियर्स उन यहाँ पे जाके काम करते हैं और वो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार करते हैं वापस भारत में आके बिकता है और उसका हम अच्छा दाम भी देते हैं। तो ये एक तरह से आप देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकल हेजीमनी, एकाधिकार होने के वजह से भी ये हमारा शोषण करने में सक्षम होते हैं। कई बार तो ये कैसे आपका काम करते हैं, ये दिखाते हैं कि हम जनहित में काम कर रहे हैं, बेनोवायलेंस का कंसेप्ट दिखाते हैं। जो टेक्नोलॉजिकल कंपनियां होती हैं वो कुछ फ्री बेसिक्स देके कि हम आपको ये भी सेवाएं फ्री में देंगे, या इंटरनेट कुछ महीने के लिए फ्री में देंगे, या इंटरनेट पे जो सर्विसेज है वो फ्री में देंगे, और उस फ्री के देने के चक्कर में वो आपसे सारा डाटा इकट्ठा कर लेते हैं और नागरिक के सारे डाटा लेके उनकी प्राइवेसी का हनन, उनके एक तरह से जानकारियों का हनन होता है। और जिस तरह का आप वीडियो वॉच करते हैं, जिस तरह का आप सर्च इंजन पे सर्च करते हैं, उसी तरह के आपके नीड्स को समझ के वो आपको वापस कैटर करते हैं और इस तरह से आपकी लाइकेबिलिटी वो समझ पाते हैं और एआई का उपयोग करके वापस उसी तरह के प्रोग्राम, उसी तरह की जानकारियां आपको फीडबैक में दी जाती हैं और एक निश्चित समय के बाद उन सारे सर्विसेज को पेड कर दिया जाता है और फिर आप उन सर्विसेज को लेने के लिए एक अच्छा दाम भी इन कंपनियों को देते हैं। तो ये बेनोवायलेंस के नाम पे, जनहित के नाम पे तो काम करते हैं, लेकिन उसमें भी इनका मनसा होता है कि डाटा को चुरा लें, क्योंकि डाटा इज द न्यू ऑयल। अब डाटा ही नया धन है, नया तेल है, यही सब कुछ आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सारा बात है। फिर डिजिटल कॉलोनिज्म का एक दुष्प्रभाव ये भी देखने को मिलेगा कि इसी के माध्यम से ये सांस्कृतिक साम्राज्यवाद को भी पढ़ाते हैं, कल्चरल इंपेरियलिज्म भी बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो सांस्कृतिक साम्राज्यवाद क्या है? सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का मतलब आपके पूरे विश्व के जो संस्कृति हैं सब पे आप कहा जा सकता है कि पश्चिमी देशों का प्रभाव हो, या पश्चिमी जो सोच है, विचारधारा है, उनके जो आदर्श हैं, उन्हीं को पूरा विश्व मानना शुरू कर जाए, या जिस देश में भी इस तरह के आपके कहा जाएगा कि सर्विसेज दें, उनके देश के कल्चर को इंपैक्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं। जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जितने भी धारावाहिक आते हैं, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जो आप देख सकते हैं, उसमें मैक्सिमम जो संस्कृति वो दिखाते हैं, जो आपको वो एक तरह से धारावाहिक दिखाते हैं, वो सारे धारावाहिक उनकी संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है, वो भारत की संस्कृति को नहीं रिप्रेजेंट करता। लेकिन उसके बावजूद ये धारावाहिक भारत में अत्यधिक लोकप्रिय हैं और बड़े लार्ज स्केल पे लोग उनको देखते हैं, और धीरे धीरे ये आपकी संस्कृति में मूलभूत परिवर्तन लेके आते हैं। और ये मूलभूत परिवर्तन होने के वजह से आप देख सकते हैं कि कई सारे देशों की संस्कृतियां विलुप्त हो जा रही हैं। जैसे भूटान पे इस तरह के आपके कहा जा सकता है कि संस्कृति का दुष्प्रभाव नहीं था, लेकिन जैसे ही वहां पे इंट्रोडक्शन हुआ आपके इंटरनेट का, टीवी का, और भी जो आपके मास मीडिया के चैनल्स हैं, वैसे ही उनका जो कल्चर है उस पर इंपैक्ट डालना शुरू कर दिए। भारत की संस्कृति पे भी आप देख सकते हैं और विश्व के संस्कृति पे भी आप देख सकते हैं कि वेस्टर्नाइजेशन ऑफ द कल्चर इज टेकिंग प्लेस। जो उनके थॉट प्रोसेस है, उनकी जो खान पान है, उनकी जो रहन सहन है, उनकी जो सोच है, विचारधारा है, वो हमारे देश के संस्कृति पे हावी हो रही है। तो ये भी समस्या आप देख सकते हैं। दिस इज व्हाट इज रिलेटेड विद डिजिटल कॉलोनिज्म, ये इसके दुष्प्रभाव हैं। मेजर फैक्टर्स हैं टेक्नोलॉजिकल डोमिनेशन ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, स्पेशली द वेस्टर्न कंपनीज, द कंपनीज ओन्ड बाय द अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशंस। दूसरा आप देख सकते हैं कि इसमें जो आर्किटेक्चर है, संरचना पे भी नियंत्रण ये रखते हैं
कि कौन से सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर सकते हैं मोबाइल में या कौन से सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हैं, इस पे भी आप देख सकते हैं। जैसे टिकटॉक चाइना का आपका एप्लीकेशन था, बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगा, उस पे बैन लगाने की बात कर दी, ट्रंप ने कहा कि उसको कोई अमेरिकन कंपनी खरीद ले। ऐसे बातें आप देख सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल हेजीमनी है, एकाधिकार है, जिसके वजह से ये दूसरे देशों पर नियंत्रण करते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि डिजिटल सर्विलेंस के नाम पे डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करके सर्विलेंस करते हैं। ओपन सी केबल, समुद्र में जो आपके तारे बिछी हुई हैं, जो आपके जीपीएस के प्लेटफॉर्म्स हैं, जो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क्स हैं, उनका उपयोग करते हैं, उससे जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शन से जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। जो भी क्लाउड सर्विसेज है वो सारे क्लाउड सर्विसेज इन्हीं के पास हैं, जैसे अमेजन वेब सर्विसेज है या गूगल पे स्टोरेज की बात है या आप जो माइक्रोसॉफ्ट में स्टोरेज की बात है, ये सब डाटा स्टोर करते हैं। उन डाटा का जो भी आप स्टोरेज करते हैं उनका वो चाहे तो मिसयूज कर सकते हैं। जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी अमेरिका की, उसके पास इतना पावर है कि वो किसी भी कंपनी को मजबूर कर सकता है उससे सूचना लेने के लिए। तो ये भी बात आप देख सकते हैं। और क्या है, आप इसमें देख ही रहे हैं कि आपके हित करने के नाम पे, बेनोवेलेंस के नाम पे, ये आपके डाटा का एक तरह से शोषण करते हैं, डाटा चुरा लेते हैं आपसे फ्री बेसिक्स कुछ देख के और फिर आपसे डाटा लेते हैं। ये भी देख सकते हैं। सांस्कृतिक साम्राज्यवाद आप देख ही रहे हैं। तो ये फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स पे आप बात कर रहे हैं कि आपके डिजिटल कॉलोनिज्म होता है। अब देखते हैं कि इसके क्या चुनौतियां हैं, किस तरह के शॉर्ट कमिंग्स आपको देखने को मिलेगा। इसकी शॉर्ट कमिंग्स क्या है? पहला जो शॉर्ट कमिंग आप देखिएगा, उत्तर और पूर्व में लगातार आपके जो अंतर है वो बढ़ते जा रहा है। राइजिंग नॉर्थ साउथ डिवाइड, ये ऐसा डिवीजन कोई पहली बार नहीं है, ये पहले से ही बहुत प्रबल रूप से चल रहा था। उत्तर के देश ज्यादा डेवलप्ड हैं और दक्षिण के देश कम डेवलप्ड हैं। उत्तर के देश डेवलप्ड कंट्री हैं, दक्षिण के देश डेवलपिंग कंट्रीज हैं। जो आप देखिएगा कि नॉर्दर्न जो हेमिस्फीयर है उसमें विकसित देश हैं, पूरा आप अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका देख लीजिए, पूरा यूरोप देख लीजिए, रसिया देख लीजिए, जापान देख लीजिए। दक्षिण के जो देश हैं जिसमें आपका पूरा का पूरा साउथ अमेरिका आएगा, अफ्रीका आएगा, एशिया के मेजर आपके एरियाज आ जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया छोड़ दीजिए। तो बाकी जो तीन जो कॉन्टिनेंट आप देख रहे हैं काफी पिछड़े हैं इनके मुकाबले। ये पहले से ही आर्थिक कारणों के वजह से भी था और क्योंकि ये आपके शासन किया गया था इन क्षेत्रों पे काफी लंबे समय तक, तो इनके संसाधनों का भी दोहन हुआ, अफ्रीका का भी दोहन हुआ, साउथ अमेरिका का भी दोहन हुआ और भारत और जितने अन्य छोटे छोटे देश हैं इन सबों का भी दोहन हुआ। लेकिन अब नए तरीके का आपका दोहन चल रहा है और ये है राइजिंग नॉर्थ एंड साउथ डिवाइड के वजह से टेक्नोलॉजी और ज्यादा इसको तेजी से करने में सक्षम है। आपके राइजिंग नॉर्थ साउथ डिवाइड को और ज्यादा बढ़ा रहा है, जिसको आप दूसरे तरीके से देख सकते हैं, डिजिटल डिवाइड इन इंक्रीजिंग द डिफरेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, और तेजी से ये बढ़ाने की क्षमता रखता है। दूसरी डिजिटल कॉलोनिज्म की दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है, ये आपके राष्ट्रीय सुरक्षा को पूरी तरह से चुनौती दे सकता है। जो नए प्रकार का युद्ध होने की संभावना है वो हाइब्रिड वॉरफेयर है। लगातार आपके जो एक्सपर्ट्स हैं वो बोलते हैं कि फिजिकल युद्ध होने की पॉसिबिलिटी कम है, हाइब्रिड वॉरफेयर की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, संक्रमित युद्ध की आपकी संभावनाएं ज्यादा हैं। जैसे आप देख रहे हैं नेपाल में आपके एक तरह से बड़े स्तर पे हिंसा हुई, जो शासक जो आपके गवर्नमेंट थी उसको उखाड़ के फेंक दिया गया, पब्लिक ने किया। यही बांग्लादेश में हुआ, पब्लिक ने वहां के एक तरह से सरकार को उखाड़ के फेंक दिया, शेख हसीना को। यही आप देख रहे हैं श्रीलंका में भी एक मूवमेंट हुआ जिसमें उनकी जो आपके प्राइम मिनिस्टर सबको भगा दिया गया देश से। पाकिस्तान का हाल आप देख ही रहे हैं। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है ये सीरिया में भी हुआ, यही आपके देखिएगा लीबिया में भी हुआ, हुस्नी मुबारक और जो आपके और भी नेता थे, ऐसे कई सारे, गद्दाफी जो आपके मुनम्मर गद्दाफी आपके रहे, ऐसे कई सारे आपके उदाहरण हैं जो आपको देखने को मिलेगा कि सिविल आपके रिबेलियन हो रहा है, नागरिक विरोध कर रहे हैं और विरोध के माध्यम से वहां पे सरकार को उखाड़ के फेंक दिया जा रहा है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़े खतरे उभर के सामने आपके आ रहे हैं।
ये एक तरह से आप देखिएगा कि भ्रांति फैलाने में, जो आप देख सकते हैं कि दंगों को फैलाने में, सांप्रदायिक दंगों को फैलाने में इनका काफी ज्यादा दुरुपयोग किया जा रहा है। ये जो आतंकवादी संगठन है उनको भी बहुत सहायता करता है। आतंकवादी संगठन क्योंकि मास मीडिया का उपयोग कर सकते हैं, बहुत सस्ता प्लेटफॉर्म है और आप इसमें हजारों लोगों को संबोधन कर सकते हैं, बड़े सादे लोगों से सीधे सीधे वार्तालाप कर सकते हैं। आप अपने इंटरनेट पे ही मेंटर ढूंढ सकते हैं, किससे आपको ट्रेनिंग लेनी है, किस तरह के आतंकवादी संगठन से जुड़ना है, ये सब कुछ संभव है इंटरनेट के माध्यम से। इसी वजह से ये जो आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़े खतरे उभर के सामने आते हैं। इसी पे आप क्या करते हैं, अपने लक्ष्य का भी चयन कर लेते हैं, किसको मारना है, कहां मारना है, कब मारना है, किससे मिलना है, किससे प्रशिक्षण लेना है, ये सारी जानकारियां आपको कहीं ना कहीं इसी इंटरनेट पे उपलब्ध होती हैं। इसीलिए ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बड़ा एक चुनौती बन के सामने आया है। तीसरा बात आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइवेसी का भी हनन होने की संभावना है। कहीं ना कहीं निजता का अधिकार भी चुनौती में आता है। हर हाल में व्यक्तियों की जो आपकी सीमित जीवन है, उनकी जो आंतरिक मामले हैं, उसमें भी हस्तक्षेप करने की संभावनाएं रखते हैं। कई तरह के ऐसे सूचना मिलते हैं कि जो आपकी इंडिविजुअल्स हैं उनका डाटा चोरी हो गया, बैंक के साथ फ्रॉड कर दिया गया, बैंक से आपके कोई बहरूपिया बन के उनसे सारा जानकारी लिया और उनके बैंक से पैसा निकाल लिया। तो इस तरह की भी आपको मामले देखने को मिल रहे हैं। कई बार सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे आपकी जो चैटिंग होती है उसमें जो आपके इंडिविजुअल उधर से बात कर रहा है वो बहरूपिया होता है। पता लगाना कि कौन पुरुष है कौन महिला है वो भी एक बड़ी चुनौती है। तो उसमें कई बार आपको देखने को मिलता है कि इस तरह की निजता का भी हनन होने की संभावनाएं रहती हैं। प्राइवेसी का, डाटा का मिसयूज जो कैम्ब्रिज एनालिटिका दिखा रहा है, और भी प्राइवेसी तरह तरह से लोगों के हनन होने की संभावनाएं रहती हैं। ये भी आप देख सकते हैं। जिस तरह का आपके अमेजन वेब सीरीज है या अमेजन के जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, या जिस तरह के आपके प्रोडक्ट्स जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम का उपयोग करके ये प्रदान कर रहे हैं, या जिस तरह के आपके सर्विसेज और आपके कंपनियां दे रही हैं, जो आप देख सकते हैं कि इंटरनेट पे ही सारी सुविधाएं आपको मिलने की संभावना मिल रही है। इससे क्या हो रहा है, जो हमारे लोकल बिजनेस है ये हैम्पर कर रहे हैं। जो स्थानीय जो हमारा व्यवसाय है, स्थानीय जो हमारी टेक्नोलॉजी की कैपेसिटी है वो चुनौती में आ रही है। जैसे कोई कंपनी बड़ी होती है, इतने शक्तिशाली संस्थाएं हैं कि उस कंपनी को ही खरीद लेते हैं। जैसे आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, व्हाट्सएप बड़ी छोटी सी कंपनी थी, लगभग 70-80 लोगों की कंपनी, जैसे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़नी शुरू हुई फेसबुक ने उसे खरीद लिया। तो ये किसी भी कंपटीशन को बर्दाश्त नहीं करते हैं, जो ही थोड़ा बड़ा होता है और काम का लगता है उसको तुरंत खरीद लेते हैं। तो लोकल बिजनेस को भी ये चुनौती में दे देते हैं। और फिर आप क्या देख सकते हैं, जिस तरह का आपका ये उपयोग करते हैं इससे आपके इकोनॉमिक लॉस भी होता है। भारत के जो लोग हैं वो बड़े लार्ज स्केल पे टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। सर्विसेज कौन प्रदान कर रहा है? सर्विसेज प्रदान कर रही हैं आपकी बाहर की कंपनियां। सर्च इंजन आपके देश में है नहीं। कोई सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का इंटरेक्शन करने वाला जो आपके कहा जा सकता है कि ऐसा कोई आपका सिस्टम बनाया जाए, ऑपरेटिंग सिस्टम, वो हमारे देश में हमारी कोई कंपनी बनाती नहीं। ओएस ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो आप देखते हैं जिससे कंप्यूटर और ह्यूमन के बीच में इंटरफेस होता है, वो हमारे देश में बनता नहीं। सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं नहीं मेजर, और सर्च इंजन हमारे पास है नहीं। कोई चैट का अल्टरनेटिव नहीं है, अगर आपको करना है तो व्हाट्सएप पे करिएगा। तो इस तरह से जो हम आपके, अब व्हाट्सएप ने क्या किया, इसी पे पेमेंट सिस्टम डाल दिया, इसी पे रोज सुधार कर रहा है। तो जो सर्विसेज हम अगर हम इनसे लेंगे तो हम इन्हीं को फायदा देंगे, तो हमारे देश को इकोनॉमिक लॉस होगा। ये भी बात आप देख सकते हैं। इट इज लीडिंग टू इकोनॉमिक लॉस ऑल्सो। ये भी आपका है जो आपकी समस्याएं हैं। फिर सबसे बड़ी और एक चुनौती है कि इनको नियमित करना बड़ी चुनौती वाली बात है। डिफिकल्ट टू रेगुलेट। ये जो कंपनियां हैं जैसे अमेजन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, फेसबुक हो गया, मेटा हो गया, मेटा फेसबुक एक ही है, एक्स हो गया, इतनी बड़ी है कि छोटी छोटी कंपनियों को खरीद लें। ये 4-4 ट्रिलियन 5-5 ट्रिलियन बड़ी कंपनियां आपकी ऐसी हैं कि ये चाहे तो छोटे मोटे
आइलैंड्स को, छोटे मोटे देशों को खरीद लें। ये दूसरे देश में जहां पे भी जाती हैं वहां की एक तरह से कह सकते हैं कि जितने भी नियम होते हैं उनको ताक पे रख देती हैं अपने हित को सिद्ध करने के लिए। They can go for political corruption also, they can go for bureaucratic corruption also, they can provide kickbacks to the government also। ये सरकार को अपनी बातों को मनवाने के लिए राजनीतिक हस्तक्षेप, नौकरशाही में हस्तक्षेप, यहां तक कि बड़े स्केल पे वो घूस और करप्शन भी करवा सकती हैं अगर उनको लगता है कि उनके हितों को सिद्ध नहीं होने दिया जा रहा। ये अपनी कंपनियों से टैक्स हेवन में पैसा, एक टैक्स हेवन वाली कंपनियों में ये अपनी कंपनी छोटी खोल देंगे और उससे फिर आपके देश में बिजनेस करवाएंगे। उससे क्या होगा कि उन पे टैक्स मिनिमम लगेगा, जिसको हमने छूट दे रखा है वहां से आपके तरह से जिस देशों को हमने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोई टैक्स में रियायत छूट दे रखा है वहां पे वो कंपनी खोल देते हैं, वहां से इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, वहां से यहाँ पे प्रोडक्ट आपका ले आएंगे और फिर वापस उसका लाभ उस देश में लेके जाएंगे। इससे भारत को जो आपका प्रॉफिट जो होना चाहिए वो नहीं होगा। तो बेस इरोजन प्रॉफिट शेयरिंग आपका होता है कि हमारे देश के प्रॉफिट कोई किसी और देश में लेके चले जाते हैं। तो ये सब समस्याएं आपकी हैं जो कि अगर आपके डिजिटल कॉलोनिज्म को अगर हम रेगुलेट नहीं करते हैं तो हमारे देश में समस्याएं बनी रहेंगी। ये बात आप देख सकते हैं। इसमें बेसिकली आपके सॉवरेनिटी इशू होता है जिसमें रेगुलेशन की समस्या होती है। जैसे मान लीजिए व्हाट्सएप में कोई समस्या हुई, उसके चलते कोई आपके कम्युनल वायलेंस को बढ़ाने का प्रयास किया गया। अब व्हाट्सएप से आप डाटा मांग रहे हैं, वो कहेगा हम देंगे नहीं। अमेरिका में जुरिस्डिक्शन है उसका, आपकी पहुंच वहां तक नहीं है। भारत तो एक बहुत शक्तिशाली देश है जिसमें व्हाट्सएप को मजबूर कर दिया जाता है, एक्स को मजबूर कर दिया जाता है भारत में मांगने के लिए, भारत की बातों को मानने के लिए। लेकिन बड़े सारे छोटे छोटे देश हैं जिनकी बातें एकदम नहीं मानते। तो ये बातें आप देख सकते हैं। इसलिए इनका नियमन करना बड़ा समस्या है क्योंकि सॉवरेनिटी इश्यूज है। वो कहेंगे अमेरिका में आके केस करिए और अमेरिका में जाने की पहुंच सारे देशों की नहीं है। ये भी बात आप देख सकते हैं। फिर अगला बात आप देख सकते हैं कि इस तरह से अगर हमारे देश में रहा, डिजिटल कॉलोनिज्म रहा, तो इसका एक नेटवर्क इफेक्ट भी होता है। जैसे जैसे कंपनियां बड़ी होती जाती हैं वैसे वैसे उनकी शक्तियां और बढ़ती जाती हैं और इसके वजह से क्या होता है, एक चेन रिएक्शन होता है कि कोई भी आपका जो प्रतिस्पर्धा करने वाला है इनके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। एक आप कह सकते हैं एक स्तर पे आने के बाद इनका बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ता रहता है, ग्रोथ होता रहता है। तो ये भी चुनौती है कि इनको नियमित करना अनिवार्य है, अदरवाइज किसी भी देश में कोई और कंपनी इनसे compete नहीं कर पाएगी। ये बात आप देख सकते हैं कि कोई भी कंपनी चाइना की जो थोड़ी मजबूत होती है और वो आपके ग्लोबल लेवल पे प्रभाव डालने का प्रयास करती है तो सबसे पहले अमेरिका उस पर प्रतिबंध लगाता है। नेटवर्क इफेक्ट का ही प्रभाव है कि कोई और कंपनी उनके इतना ताकतवर आपका ना हो जाए। ये भी आप देख सकते हैं। अब अगला बात आप देखिएगा, इसमें क्या इसमें समाधान हो सकता है, कैसे ऐसी चुनौतियों को हम लोग टैकल कर सकते हैं। तो समाधान अगर आप देखिएगा तो किस तरह के समाधान होंगे। पहली बात तो हमारे यहां पे एक डाटा प्रोटेक्शन एक्ट अभी पास किया गया है। ये डाटा प्रोटेक्शन एक्ट में कुछ व्यवस्थाएं आपकी की गई हैं जिसके अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, ऐसी कंपनियों को रेगुलेट कर सकते हैं जो कि डाटा कलेक्ट कर रही है। इसमें डाटा फिड्यूसरी का कंसेप्ट है। डाटा फिड्यूसरी का मतलब जो किसी व्यक्ति के डाटा को अपने पास रखता है किसी कार्य के लिए। जैसे हमसे किसी ने हमने मोबाइल फोन का सिम लिया तो हमसे कोई कंपनी आधार कार्ड का डिटेल मांगा, 6 महीने तक वो डाटा रख सकता है। उसके बाद उस डाटा का उपयोग जो होगा वो करेगा, उसके बाद उसको समाप्त करना होगा। और अगर ऐसा नहीं करता है तो उस पर कुछ आपके पेनाल्टी लगाने का प्रोविजन किया गया है। तो जिस भी व्यक्ति का डाटा ये कंपनियां कलेक्ट कर रही हैं उनके एक तरह से डाटा को प्रोटेक्ट करना है। फिर इनको और क्या करना है, इनको ये भी डायरेक्शन दिया गया कि लोकलाइज्ड सर्वर्स आपको बनाने पड़ेंगे। भारत में अगर आपको व्यवसाय करना है तो स्थानीय सर्वर आपको बनाना पड़ेगा, चाहे फेसबुक हो, चाहे आपके एक तरह से माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे गूगल हो। आपको लोकल जानकारी अगर हमें चाहिए और आप भारत की अखंडता, एकता, सुरक्षा के संबंध में तो आपसे वो लिया जा सकता है। आर्टिकल 19(2) के दायरे में सारी बातें आएंगी।
भारत की अखंडता सुरक्षा के लिए आपके सूचना के अधिकार को, आपके जो भी सूचना है आपके पास, उसको नियमित किया जा सकता है। ये भी बात आप देख सकते हैं। फिर आपका क्या किया जा रहा है, इंडियन स्टैक एक आपका प्रोग्राम है जिसके अंदर जो ओपन सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैं इनको भारत खुद डेवलप कर रहा है और इसका उपयोग कोई भी कर सकता है। तो लोकलाइज जो आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, ओपन सॉफ्टवेयर्स हैं, इनका उपयोग करने के लिए इंडियन स्टैक आपका बनाया गया है। फिर भारत में एआई को बढ़ावा देने के लिए एआई आत्मनिर्भर भारत का भी कंसेप्ट चलाया जा रहा है, जिसमें एआई को भारत में आपके महत्व देने का एक प्रक्रिया है। एआई को और ज्यादा आपका भारत में रिसर्च पे रखा जाए, उनसे और सारी सर्विसेज को डेवलप किया जाए ताकि भारत का निर्भरता विश्व पे कम आपका हो। पांचवा बात ये भी आप देख सकते हैं कि भारत सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग में भी मुख्य भूमिका निभाने का प्रयास कर रहा है। सेमीकंडक्टर जितने ज्यादा भारत बना सकता है उतना ही हमारी हार्डवेयर डिपेंडेंसी जो दूसरे देशों पे है वो कम होते जाएगी। जितनी ज्यादा हार्डवेयर डिपेंडेंसी हमारी कम होगी उतनी ही ज्यादा हमारी सुरक्षा बढ़ती जाएगी। ये भी बात आप देख सकते हैं। ये पॉइंट आपका है जिसके चलते हम कह सकते हैं कि हमारे देश में इस तरह के बातों को लेके कुछ सुधार किया जा रहा है। फिर कंपटीशन कमीशन भी है। अगर कोई कंपनी हमारे देश में किसी तरह के एक तरह से कुछ ऐसे आपके कंपटीशन करती है या कुछ ऐसे आपके प्रैक्टिसेस करती है जिसके वजह से नागरिक हित का नुकसान हो रहा है, तो उसका नियमन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कर सकती है। तो ये सारी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ में हम क्या कर सकते हैं, डाटा लोकलाइजेशन का भी कंसेप्ट लेके आए, जिसमें जो बाहर की कंपनी, ऑलरेडी ये पॉइंट डिस्कस हो रखा है, जो बाहर की कंपनियां हैं इनको कहा जाए कि लोकलाइज सर्विसेज आपके सर्वर्स यहां पे प्रोवाइड करें, जिसके चलते जो सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी जानकारी अगर लेनी हो तो लिया जा सकता है। तो ये सारी बातें आपकी हैं जो आपका है, ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपके मेजर रहेगा। तो ये क्वेश्चन अगर आता है कि व्हाट इज डिजिटल कॉलोनिज्म, हाउ इट इज अफेक्टिंग द सॉवरेनिटी ऑफ एनी कंट्री, तो ये सारी बातें आपको समझानी है। डिजिटल कॉलोनिज्म क्या है और कैसे किसी देश की संप्रभुता को ये चुनौती दे रहे हैं। जैसे उनकी जो कहा जाएगा कि संसाधनों का दोहन करके उनके नागरिकों के या उनके जो भी एक तरह से कहा जा सकता है कि रूलिंग क्लास है उनकी राइट टू प्राइवेसी को वायलेट कर देते हैं। फिर ये भी आप देख सकते हैं कि जो देश की आर्थिक संप्रभुता है, इकोनॉमिक सॉवरेनिटी है, उसको भी वायलेट कर देते हैं। उनके नियम विनियमन को भी बहुत ज्यादा नहीं मानते हैं। तो साथ ही साथ में इसका दुरुपयोग करके आप कह सकते हैं कि उनके यहाँ पे चुनाव को प्रभावित करना या सिविल अनरेस्ट को प्रोड्यूस करना, ये भी पॉसिबल है इन सब के माध्यम से। तो ये सारी बातें आप वहां पे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो डिजिटल कॉलोनिज्म से किसी देश की संप्रभुता को चुनौती दिया जा सकता है और कैसे इसका नियंत्रण किया जाएगा, तो ये सारी बातें आप लिख सकते हैं आपके एक तरह से डाटा लोकलाइजेशन करके। और आप क्या कर सकते हैं, एक तरह से डाटा प्रोटेक्शन एक्ट बना के कुछ ओपन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स प्रोवाइड करके सेमीकंडक्टर्स को, हार्डवेयर को खूब अपने आप डेवलप करिए। सर्च इंजन्स खुद अपने देश में बनाने का प्रयास करिए, जैसे गूगल है, या आप कह सकते हैं कि जो ऑफिस सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ऐसा कुछ भारत खुद प्रयास करे कि भारत बना ले अपने लोकल लोगों के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक से मिलते हैं। थैंक्स टू ऑल।